अब मेरा आपसे कहना है जब गाल पे उसके पड़ा तो फोर्स तो उसके लगा ही होगा ना, कुछ फोर्स लगा गाल पर। और पता है आप कितनी स्पीड से चल रहे हो अर्थ के घूमने की वजह से? कैन यू गैस कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो? 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो अर्थ के घूमने की वजह से। ये मैं आगे जाके निकलवाऊंगा, इसको कैलकुलेट करवाऊंगा। न्यूटन्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन, चाहे तो इसे बाद में लिख भी लेना इंग्लिश में, ठीक है? क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लग सकता है? भाई सारे बच्चे कहते हैं नो सर। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सूडो फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको अगर याद हो तो हम अपनी यात्रा को फोर्सेस के माध्यम से तय कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स यानी वेट पढ़ा था, उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ा था, टेंशन फोर्स पढ़ा था, स्प्रिंग का फोर्स पढ़ा था, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा। फ्रिक्शन में भी दो तरह के फोर्सेस पढ़े। तो फोर्सेस की सहायता से, फोर्सेस के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमारा पढ़ाव आता है वो आता है सूडो फोर्स। सूडो का मतलब होता है नकली, फिक्टिशियस फोर्स, इसे फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं, नकली फोर्स। ये कोई फोर्स नहीं होता। ये क्या होता है, फिर क्यों पढ़ा रहे हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। सूडो फोर्स को जानने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जानें, और वो कॉन्सेप्ट्स जो हैं, सबसे पहले आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है? इसको शॉर्ट फॉर्म में FOR भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में फ्रेम भी बोलते हैं। कि भाई चलिए, ये तो मैंने इनके नाम बता दिए। होता क्या है, मेरा दोस्त आपसे ये कहना है, ये एक कैप है, ठीक है? इस मार्कर की ये कैप है, इस मार्कर की ये कैप है। एक आदमी रुका हुआ है, उसको ये मार्कर की कैप मान लो 20 ग्राम्स की दिख रही है, 40 ग्राम्स की है। एक आदमी चल रहा है, वो इसको कितना बड़ा बताएगा? वो 20 ग्राम्स ही बताएगा। यानी कुछ चीज़ें फिजिक्स में ऐसी होती हैं कि आदमी रुका हुआ है या चल रहा है या किस स्पीड से चल रहा है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए, मेरा आपसे कहना है, एक यहाँ पर कार चल रही है, बहुत ध्यान से देखना। एक यहाँ पर कार चल रही है, इसकी स्पीड 20 सपोज मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी यहाँ रुका हुआ है, सड़क पर खड़ा हुआ है, वो इसकी स्पीड क्या बताएगा? 20 मीटर पर सेकेंड बताएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीछे से एक और बेटा स्कूटर पर, बाइक आ रही, यानी कि साइकिल पर मान लो, या चलो कार ही ले लेते हैं, कार पर, ठीक है? पीछे से कार में एक हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं, वो बैठ के आ रहे हैं, और ये कार इनकी चल रही है 15 मीटर पर सेकेंड पर। यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये स्टूडेंट बेटा बैठा हुआ है। ये स्टूडेंट जो खुद 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये इस कार में बैठा जो स्टूडेंट है उसकी स्पीड को क्या बताएगा? सड़क पर खड़ा हुआ आदमी इसकी स्पीड को बताएगा 20, लेकिन ये खुद 15 से चल रहा है। ये खुद अगर 15 चल रहा है तो ये इसकी स्पीड को कितना बताएगा? ये बताइए। ये बताएगा 5, क्योंकि ये खुद 15 से चल रहा है। ये खुद बेटा 15 से चल रहा है, तो ये तो इसको तो इसकी स्पीड 5 दिखाई देगी। जब आप किसी कार में बैठे हैं और कार किसी बस को ओवरटेक करती है, तो बस तो आपको बहुत धीरे धीरे पीछे जाती हुई दिखाई देती है, जबकि बस भी बहुत तेज चल रही है, कार भी बहुत तेज चल रही है। मेरे दोस्त, अगर ऐसा है तो क्या आप ये देख सकते हो कि वेलोसिटी या स्पीड एक ऐसी चीज़ है, बहुत ध्यान से सुनना, स्पीड या वेलोसिटी एक ऐसी चीज़ है जो इस बात पर डिपेंड करती है कि आदमी कहाँ खड़ा होकर उस स्पीड को देख रहा है। अगर सड़क पर खड़ा होकर देख रहा है तो इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन अगर ये चल रहा है किसी और 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो इसकी स्पीड 5 मीटर दिखाई देगी। एक गाड़ी और सामने से ले आते हैं, ये 30 मीटर पर सेकेंड से इधर की तरफ आ रही है, यहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है, इसको सामने आती वाली कार कितनी स्पीड से आती हुई दिखाई देगी? ये ऐड हो जाएगी। आपने महसूस किया होगा, सामने से कार आ रही है, वो बहुत तेज आती हुई महसूस होती है, जबकि आपको जो ओवरटेक करती है वो बड़ी स्लोली आगे बढ़ते हुए जाती है महसूस होती है। इसका मतलब आप किसी आदमी को इसकी स्पीड कितनी महसूस हो रही है? 20 + 30 50। इस आदमी को इस कार की स्पीड 50 महसूस हो रही है, इस सड़क पकड़े हुए आदमी को इसकी 20 महसूस हो रही है, इस कार वाले को 5 महसूस हो रही है। इसका मतलब किसी भी चीज़ की स्पीड इस बात पर डिपेंड करती है उसे देखा कहाँ से जा रहा है। यही बात एक्सेलरेशन के लिए भी है। एक्सेलरेशन में भी यही होता है। स्पीड, अगर हम वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं, तो जब वेलोसिटी अलग अलग जगह पे देखने पर अलग अलग आंसर आ रहा है, तो एक्सेलरेशन भी अलग अलग जगह देखने पर अलग अलग आंसर आएगा। आई लीव इट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू टू थिंक कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं आपके चारों तरफ जो कि जब चलते हैं तब उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जब रुके हुए हैं तो वैल्यू उनकी चेंज हो जाती है।
फॉर एन एग्जाम्पल आप लेंथ के बारे में सोच सकते हैं, आप वॉल्यूम के बारे में सोच सकते हैं, चार्ज के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी के बारे में सोच सकते हैं, हीट के बारे में सोच सकते हैं, सोचिएगा इनमें, फोर्स के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एक चीज़ें हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। चलो, तो मेरे दोस्त जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो पोजीशन जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन में क्या क्या चीज़ आ जाती है? मोशन में आ जाता है वेलोसिटी, अभी मैंने चर्चा करी, जैसे वेलोसिटी स्पीड आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ जाता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है द पोजीशन, वो पोजीशन, लिख लो सब, द पोजीशन फ्रॉम विच द मोशन ऑफ एनी बॉडी इज ऑब्जर्व्ड। मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है, जब ये कार थी ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और ये आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो हम इसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, क्योंकि ये आदमी तब पोजीशन, ये वो आदमी की पोजीशन है जहाँ से कि वो इस कार के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये जो हम इसे कहेंगे, दिस इज़, ये अर्थ पर खड़ा हुआ है तो हम कहेंगे अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ, ठीक है। एक आदमी यहाँ पर है, ये कार ए ले लेते हैं, ये कार बी ले लेते हैं, पीछे से आ रहा था 15 मीटर पर सेकंड से, ये बी कार थी, इसे हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ कार बी। और जो सामने से आ रहा है, मान लो अगर कार सी है तो हम उसे कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ कार सी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ कार, फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द अर्थ, इसमें मेरे दोस्त इस कार की स्पीड 20 है, कार बी के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी कार की स्पीड 5 है, जबकि कार सी में हमने देखा था 50 थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगली लाइन ये क्या हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी, क्या ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, क्या ये किसी 4th 5th 6th 7th क्लास के बच्चों को समझाई जा सकती हैं? अब तक तो बिल्कुल बच्चों वाला चल रहा है, ठीक है। वेलोसिटी डिपेंड, हमारा कहना है वेलोसिटी डिपेंड, वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी कर देते हैं, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेटा FOR को मैंने कर दिया, बाद में कभी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को छोटा करके फ्रेम भी बोल दिया करेंगे। दोस्त, आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो बैठे ही होंगे, चाहे खेतों में बैठे हों, चाहे तालाब के पास बैठे हों, चाहे बागों में बैठे हों, आपके आसपास कुछ चीज़ें होंगी, वो रुकी हुई आपको महसूस हो रही होंगी। क्या वो वास्तव में रुकी हुई हैं? आप खुद को रुका हुआ महसूस शायद कर रहे होगे अगर आप किसी कार में बैठ के इस वीडियो को नहीं देख रहे हो। क्या अगर आप कार में नहीं बैठे हो, कहीं चेयर वेयर पर घर पर भी बैठे हो, तो क्या आप वास्तव में रुके हुए हो? भाई आप अर्थ पर हो, अर्थ अपने चारों तरफ घूम रही है, आपको पता है अर्थ घूम रही है। अर्थ अगर बेटा घूम रही है तो आप भी तो उसके साथ ही घूम रहे हो, आपको महसूस नहीं हो रहा, आप भी घूम रहे हो और आपकी जो कुर्सी है और मेज है, वो जो मोबाइल है, लैपटॉप है, जिस पे आप ये देख रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, जिस पे भी देख रहे हो, वो भी घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है, सब कुछ चल रहा है। और पता है आप कितनी स्पीड से चल रहे हो अर्थ के घूमने की वजह से? कैन यू गैस कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो? 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चल रहे हो अर्थ के घूमने की वजह से। ये मैं आगे जाके निकलवाऊंगा, इसको कैलकुलेट करवाऊंगा। कैन यू बिलीव इट, यू आर मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 1600 किलोमीटर पर आवर, 1600 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से आप मूव कर रहे हो, लेकिन आप भी मूव कर रहे हो और आपके बराबर में जो भी टेबल चेयर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो कुछ भी है वो भी मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है आपको कि रुका हुआ है। तो आप देख सकते हो, अगर आप अर्थ के बाहर से देखोगे ना तो आप खुद भी चलते हुए महसूस होगे, लोग आपको चलते हुए आप देखोगे अर्थ पर लोग घूमने की वजह से चल रहे हैं, और आपको ये सब लैपटॉप शेपटॉप, मकान, दुकान, ये सब चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि घूम रहा है अर्थ के साथ, ये सब भी तो घूम रहा है। तो क्या आप ये फील कर सकते हो कि आप अर्थ पर हो तो आपको ये मकान जो जिसमें आप बैठे हुए हो रुका हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन आप स्पेस से देखोगे तो आपको ये चलता हुआ घूमता हुआ महसूस होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा कहना है कि द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी को हम v से दिखाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। हमने कहा कि जब अगर वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन भी चेंज होता है,
सिंपल सी बात है यार, अगर मान लो एक इस तरह से ये चल रहा है, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मैं यहाँ सड़क पर खड़ा हुआ हूँ तो मैं इसका एक्सेलरेशन क्या बताऊँगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एक और कार है पीछे से, एक और कार है पीछे से, उसकी स्पीड भी उतनी ही है जितनी इसकी है और उसका एक्सेलरेशन भी उतना ही है। अब इस कार को तो ये कार रुकी हुई दिखाई देगी, इसके रिस्पेक्ट में तो जो जितनी स्पीड से ये चल रही है उतनी स्पीड से ये चल रही है, जितनी स्पीड से आप चल रहे हो उतनी स्पीड से आपका मोबाइल और लैपटॉप चल रहा है, तो आपको मोबाइल और लैपटॉप तो रुका हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वो है 1600 किलोमीटर पर आवर, समझ लो बहुत तेज स्पीड है, आप कार वार में बैठे होगे मैक्सिमम कितना बैठे होगे, 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। अब 1600 तो मैं हर समय चल रहा हूँ 1600 से, अगर ये है तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, सड़क पर खड़ा हुआ आदमी कहेगा इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन इस कार में बैठा हुआ आदमी कहेगा इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो क्या आप ये देख सकते हो कि एक्सेलरेशन भी डिपेंड करता है किस पर, एक्सेलरेशन भी डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। और तीसरा भैया, जब वेलोसिटी करेगी एक्सेलरेशन करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी करेगा। ठीक है भैया, वेलोसिटी करेगी एक्सेलरेशन करेगा, तो वेलोसिटी भाई सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। इस जो सेकंड वाली कार थी अभी जो मैंने बनाई थी, सेकंड वाली कार के रिस्पेक्ट में फर्स्ट वाली कार रुकी हुई है, तो सेकंड वाली कार वाले लोग कहेंगे ये तो चल नहीं रही है, लेकिन सड़क पकड़ा हुआ आदमी कहेगा चल रही है। दोनों के लिए अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। जैसे कि आप कार में बैठे हो, आपके बराबर में एक आदमी बैठा है, कार में बैठने पर आपको लगेगा कि यार ये आदमी चल नहीं रहा है, आपके लिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन सड़क पर खड़ा हुआ आदमी कहेगा कार भी चल रही है, ये लोग भी चल रहे हैं, वो कह रहा है नहीं ये डिस्प्लेसमेंट है इनमें। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है, अगला लाइन आ जाती है सेकंड पॉइंट कि डिस्प्लेसमेंट कॉमा वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अभी आगे जाके हम फोर्स की भी चर्चा करेंगे, फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो इतना क्लियर है, तो बहुत इजी चीज़ें हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो जगह है, अगर आप किसी चीज़ का मोशन, मान लो पेड़ है, पेड़ को सड़क पर खड़ा होकर देखोगे पेड़ रुका हुआ दिखाई देगा, तो सड़क भी एक जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अर्थ। अगर आप पेड़ को कार में बैठ के देख रहे हो, पेड़ आपको चलता हुआ दिखाई देगा, आपको ऐसा महसूस होगा कार तो रुकी हुई है, आपको महसूस नहीं होता कार चल रही है, तो सब आपको महसूस होता है पेड़ आपकी तरफ आ रहे हैं। तो कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पेड़ चल रहा है। तो मोशन किसी भी बॉडी का हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, अलग अलग जगह से देखने पर अलग अलग आंसर्स आते हैं। ऐसा दूसरी चीज़ों में नहीं है। क्लास में कितने बच्चे बैठे हुए हैं, खड़े होकर रुके हुए हो तब भी आपको 25 बच्चे वाले दिखाई दे रहे हैं, आप चल रहे हो तो भी 25 ही दिखाई देंगे। ऐसा थोड़ी होगा चल रहे हो तो 26 हैं, रुके हुए हो तो 24 हो गए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मोशन की वजह से चेंज होती हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से चेंज होती है, कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंज नहीं होती। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होते हैं भाई? किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले हम क्या करते हैं, किसी नई चीज़ को, जब मान लो एक नई लैंग्वेज सीखनी, इंग्लिश सीखनी थी, जब आपको क्या किया था, हमारे बबलू ने सबसे पहले ABCD सीखी थी, आपने भी ABCD सीखी होगी। लेकिन हमारा आपसे कहना है कि ABCD ही अब समय में आपको सूडो फोर्स के सिखा रहा हूँ। सूडो फोर्स को समझने के लिए पहले ये ज़रूरी समझना है कि हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है वो सीखें, इन सब चीज़ों को सीखें, फिर मैं सूडो फोर्स पे आऊँगा। पहले ABCD सिखा दूँ, फिर इंग्लिश सिखाऊंगा आपको। चलो, तो भाई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या होता है? ये ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। हैज़, हमने कहा हैज़ नो एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन इसका नहीं होता है। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैज़ एन एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन होता है। अगर कोई इस तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पर मैं अर्थ को ले लेता हूँ, अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारा कहना है अर्थ 1600 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो मैंने आपको बताया था। बट इसकी स्पीड, जिस स्पीड से घूम रही है,
ये तो कांस्टेंट है ना, ऐसा थोड़ी है कभी तेज घूमती हो कभी धीमे घूमती हो। अगर ऐसा होता तेज घूमती तो कभी 24 घंटे की जगह 23 घंटे में घूम जाती, धीमे घूमती तो 25 घंटे में घूमती, लेकिन हर बार 24 घंटे का ही दिन होता है। तो आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि अर्थ पर अगर कोई चीज़ है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। इसमें और भी कुछ अभी पंगा है, सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें कुछ और भी फंडे आ जाते हैं, बट हम मोटा मोटा ये कहते हैं कि अर्थ का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। बाद में निकल के आएगा कुछ और फंडा ऐसा होगा कि हल्का फुल्का एक्सेलरेशन होगा अर्थ का, बट फिलहाल प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम यही कहते हैं कि अर्थ का कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर बेटा अर्थ का कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो अर्थ कौन सा फ्रेम ऑफ हुआ, रेफरेंस हुआ, अर्थ हुआ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए एक कार है और उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और ये कांस्टेंट स्पीड है, इसकी कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर है, मैं चर्चा कर चुका हूँ। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब वेक्टर कांस्टेंट, वेक्टर में 2 चीज़ होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड जैसी गाड़ी चल रही है वैसे वैसी चलती जा रही है, ना धीमी हो रही है ना तेज़ हो रही है और उसी डायरेक्शन में चली जा रही है। मेरे दोस्त ये बताओ क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा? नो भाई, वेलोसिटी कांस्टेंट है। आपको पता है कि भाई ये बात तो पता होगी ना आपको कि एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, और अगर बहुत छोटा टाइम लूँ तो डी वी ओवर डी टी। ये पता है आपको भाई। अगर मैं वेक्टर्स लगा दूँ, ये सारे वेक्टर्स होते हैं भाई। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया? ये भी इनर्शियल ही हो गया। लेकिन बेटा अगर कोई इस तरह की गाड़ी है, कैसी गाड़ी बनाई है, ठीक है नया मॉडल आया है ये, ठीक है। अगर इसका एक्सेलरेशन बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अगर सड़क पर खड़े हुए कोई आदमी देख रहा है इसको, तो मैं ये कहूँगा कि अगर इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है और वो पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान से देखना भाई, एक ये आदमी पेड़ को ऑब्जर्व कर रहा है, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्योंकि इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। लेकिन ये आदमी, इस कार का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ये भी बच्चों वाली बात है, इसमें क्या बात है यार, हैं? अगर मैं तुमको, अगर तुम यहाँ पर बैठे हुए हो इस वीडियो को देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, टैबलेट में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, टीवी पर देख रहे हो, किसी टीवी पर भी देखा जा सकता है भाई, एंड्रॉयड टीवी आजकल बहुत आ रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर इन सब पर अगर देख रही हो तो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो? इनर्शियल में हो। तुमने होमवर्क नहीं किया, मैं तुम्हारे घर पर आ गया कभी, मैंने तुम्हारा होमवर्क चेक किया, देखा तुम ना नोट्स बना रहे हो ना होमवर्क कर रहे हो, मुझे आ गया गुस्सा, मैंने लिया खिड़की से और तुम्हें नीचे ड्रॉप कर दिया। अब तुम नीचे जा रहे हो, पुर्र नीचे गिर रहे हो। तुमको पता है जब तुम नीचे जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक्सेलरेशन होता है, जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरोगे तो जिस समय तुम गिर रहे होगे तो जो तुम दुनिया को देखोगे ना उस समय तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगे क्योंकि तुम्हारे अंदर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करने वाला हूँ। चलो दोस्त, ये होता है। अब अगली लाइन लिख लो आप, अगली लाइन लिखो भाई, ठीक है। इसको फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। अगली लाइन लिखो और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई ये, ठीक है। लिखो भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर applicable only in inertial frame of references, full stop। बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसे लिख लो आप। लिखो फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक्सप्लेन तो किया ही नहीं है आपको, पहले आप लिख लो। क्या लाइन लिखी बेटा मैंने कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ये क्या है, ये क्या पंगा है सर? अब इसको समझाने के लिए फिर से हम अपने प्रिय पालक, प्रिय स्टूडेंट, क्या नाम है उनका, श्री श्री बबलू जी महाराज, ठीक है भाई। हम श्री श्री बबलू जी महाराज को जरा परेशान करते हैं, उन्हें कहते हैं जरा आके भाई आप हमें मदद करिए। इसको मैं एक एग्जांपल की तरह आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को क्या मैं मोटा मोटा कह सकता हूँ, F = ma, ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ?
भाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो फर्स्ट लॉ है वो सेकंड लॉ से निकला है, a0 होगा, अगर f0 है तो a0 होगा, और थर्ड लॉ भी सेकंड लॉ से ही प्रूव किया सकता है। तो मेरा आपसे कहना कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है का मतलब F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए जो फॉर्मूला है वो केवल इनर्शियल फ्रेम में ही एप्लीकेबल है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। भाई देखो, आपको पता है कि हमारा जो स्टूडेंट है बबलू, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है दोस्त, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है गाड़ी चलाने का। और एक दिन वो गाड़ी चला रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो उस गाड़ी में एक्सेलरेशन था और वेलोसिटी जो भी कुछ हो। बबलू का एक और दोस्त है, पपलू नाम रख देते हैं इनका। ये भाई साहब ये भाई साहब जो है अर्थ पे खड़े हुए हैं। चलो भाई, ये जब आगे जा रहे थे इन दोनों की फ़ोन पे बात हो रही है, इन दोनों की, इसकी और इसकी। जो थोड़ा बड़ा फ़ोन है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा फ़ोन बड़ा। अच्छा, स्टेयरिंग नहीं बनाई है। जब मैं इस एग्जाम्पल को उसमें बनाता हूँ ना क्लास में, तो बच्चे बड़े मज़े लेते, सर स्टेयरिंग नहीं बनाई, ठीक है, सब ब्रेक तो बनाई नहीं बच्चा बच्चा आगे जाके टकरा जाएगा। चलो, और ये सब फ़ोन बनाया है कि पत्थर बना दिया है। चलो तो हमारा आपसे कहना है कि यहाँ पर एक पत्थर रखा हुआ था, बहुत ध्यान से सुनना भाई, और हम जितनी आसानी के साथ ना सूडो फोर्स को अभी समझ रहे हैं, आप देखेंगे किताबों में बड़ा टफ तरीके से समझा रखा है इसको, ठीक है। मैंने इसको काफ़ी सोच साज के बच्चों को ऐसे पढ़ाना चाहिए, ये एग्जाम्पल देना चाहिए, तो इसको बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ईजी से करने की मैंने एक छोटी सी कोशिश इस तरह से करी है। एंड यू गंदा बच्चाज, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं, अगर आपको पढ़ाने के तरीके पसंद आते हैं, तो दोस्तों सभी अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको हमारा नाम रिकमेंड करिए कि भाई ये भी जो है एक पढ़ाई के नए तरीके हैं, इंटरेस्टिंग तरीक़ों से पढ़ाया जाता है और हाईएस्ट लेवल तक ले जाया जाता है, ठीक है। जेईई और नीट दोनों के लिए स्कूल का पूरा हम कवर करते हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर काम करिए। चलिए, तो भैया m मास का पत्थर रखा हुआ था, और m मास का पत्थर था तो आपको पता है इस पर कौन कौन से फोर्स होंगे, ये तो आपको पता है। ये नीचे की तरफ mg, ये पत्थर इस अर्थ से क्या कहेगा, अर्थ मुझे नीचे जाने दो, अर्थ कहेगी अच्छा तब नीचे जाओगे, हम तो नहीं जाने देंगे, ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगी। ये सब कहानी आपको पता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा देगी। चलिए, और कोई फोर्स इस पर लग रहा होगा? नहीं लग रहा होगा बेटा। मेरा आपसे कहना है, ये जो बच्चा है, ठीक है, जो हमारा मिस्टर पपलू था जो अर्थ पर खड़ा हुआ है, इसको इस पत्थर का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा? x डायरेक्शन में, ठीक है। इस बच्चे को x डायरेक्शन में इस स्टोन का एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा? भैया ये आदमी रुका हुआ है, स्टोन भी रुका हुआ है, 0 दिखाई देगा, कोई बात नहीं हो। लेकिन ये बबलू है, इसको x डायरेक्शन में स्टोन का एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा? इसको x डायरेक्शन में स्टोन का एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा मेरे दोस्त? दिखाई ये देगा कि बबलू अपने आप को तो रुका हुआ मानेगा। जब आप कार में चलते हो तो आपको लगता है मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन पेड़ मेरी तरफ आ रहे हैं मैं रुकी हुई हूँ, लेकिन पेड़ मेरी तरफ आ रहे हैं। पेड़ अगर मेरी तरफ आ रहे हैं तो ये स्टोन भी इसको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अगर स्टोन की तरफ जा रहा है ना बबलू, तो इसको लगेगा मैं रुका हुआ हूँ, पत्थर मेरी तरफ आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। बबलू को ये लगेगा कि x डायरेक्शन में स्टोन का एक्सेलरेशन बबलू के हिसाब से, देखिए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग आंसर आना चाहिए। इसमें आंसर आएगा इसके एक्सेलरेशन का -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग आंसर आ सकता है मेरा ये कहना। चलिए, अब ये जो है हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल हो गई, इन दोनों लोगों ने आपस में बात करी, यार तेरे को एक्सेलरेशन क्या दिखाई दे रहा है, तेरे को एक्सेलरेशन क्या दिखाई दे रहा है, अलग अलग दिखाई दे रहा था। इन्होंने मुझे फ़ोन किया और दोनों ही बच्चों ने न्यूटन्स सेकंड लॉ लगाया। न्यूटन सेकंड लॉ मैंने बेटा आपको क्या पढ़ाया था? Fx नेट एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में इक्वल टू m/ax, ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था सेकंड लॉ। इस बच्चे ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाया तो इसमें काम कर गया। मैं आपको ये बात याद दिला दूं, ये अर्थ पर खड़ा है तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये कार चल रही है, इस कार का एक्सेलरेशन है, तो बेटा ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। चलो मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है कि इस बच्चे ने F इक्वल टू ma लगाने की कोशिश करी। जरा ये बताओ, ये फोर्स किस डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में। ये फोर्स किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। इस पूरे के पूरे सिस्टम पर x डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है?
इस पूरे के पूरे सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं है। तो इसने लगाया एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में जीरो फोर्स है, कोई फोर्स ही नहीं है। ऊपर नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर एन लग रहा है, और कोई फोर्स ही जब चल रहा नहीं है तो कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं इस पर, ना स्टैटिक है ना काइनेटिक, कुछ नहीं है। और एम ए एक्स की वैल्यू भी इस बच्चे के लिए जीरो है। इसके लिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन काम कर रहा है, इसके लिए एफ इक्वल टू एम ए के बराबर है। लेकिन जरा देखो बबलू को, दोस्त मेरा कहना है बबलू का केस देखो आप, एक्स डायरेक्शन में बबलू कहता है कि फोर्स है जीरो, एक्स डायरेक्शन में बबलू कहता है कि फोर्स है जीरो, लेकिन एक्स डायरेक्शन में बबलू कहता है एम ए एक्स जो है वो कितने बराबर है? मास एक्स बबलू के हिसाब से स्टोन का है -2, ये कहता है जी -2 इंटू एम के बराबर है। बबलू के हिसाब से बहुत बड़ा पत्थर है ना, तो उसका मास जीरो है ना, ये -2 जीरो है, यानी कि एम ए एक्स जीरो नहीं है। तो इसका मतलब बबलू के हिसाब से एफ इज नॉट इक्वल टू एम ए, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एम ए एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा, वो लाइन मैंने जो लिखवाई थी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मैंने लिखवाई थी, आर ओनली एप्लीकेबल, देखिए इनर्शियल फ्रेम आर ओनली एप्लीकेबल, एफ इक्वल टू एम ए केवल सत्य है, केवल सच है इनर्शियल फ्रेम में। जहाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम आ जाता है, जहाँ जो व्यक्ति किसी बॉडी के मोशन को देख रहा है, मैं आपके मोशन को देख रहा हूँ, आप किसी बॉल के मोशन को देख रहे हैं, चिड़िया के मोशन को देख रहे हैं, कुछ भी, अगर बेटा आपके एक्सेलरेशन नहीं है, अगर आपका एक्सेलरेशन जीरो है तो आप एफ इक्वल टू एम ए लगाओगे, काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप में कुछ एक्सेलरेशन है, जब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो किसी चीज़ के मोशन को, आप में एक्सेलरेशन है तो एफ इक्वल टू एम ए काम नहीं करेगा। यही लाइन मैंने लिखवाई थी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डू नॉट वर्क, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डू नॉट वर्क, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डू नॉट वर्क इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम नहीं करते हैं, लिख लो इसे, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वर्क ओनली इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस हमारी कॉल चली रही थी, ये बबलू और पपलू दोनों मेरे पीछे पड़ गए, सर कुछ करो ना, कुछ ट्रिक बताओ ना, कुछ तरीका बताओ ना, जिससे कि ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रहती है। जब मैं पढ़ाता हूँ ना, एकदम पूरी 50 बच्चों की क्लास होती है ना, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, आप सुन रहे होते हैं सारे के सारे। ये दोनों बच्चे मुझसे ये कहने लगे, बबलू और पपलू, कि सर आप कुछ हमें ऐसा बता दो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जिसमें न्यूटन्स लॉ काम नहीं करता, उसमें भी ये काम करना शुरू करते हैं, मैंने सोचा कैसे करूं, और मेरे दिमाग में मैंने कहीं पढ़ा और मुझे पता लगा समथिंग कॉल्ड सूडो फोर्स, सूडो, या इसका एक और नाम फिक्टिशियस फोर्स है। मैंने एक पत्थर यहाँ रखा था, कार ये यहाँ जा रही थी, ठीक है, कार यहाँ जा रही थी, इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन था, इसके हिसाब से ए एक्स जो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था स्टोन का। मैंने साफ सफाई इसलिए कर दी थी, बहुत घिचपिच हो रही थी, दोबारा लिख रहा हूँ मैंने इससे कहा, बेटा जो फोर्स लग रहा है ना, ध्यान से सुनना भाई, उसके लिए तो सब ठीक ही चल रहा है, पीछे जो बच्चा खड़ा था अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसके लिए तो सब कुछ ठीक चल रहा है भाई, वो उसके लिए तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लागू हो गया है। अब तो मुझे केवल बबलू की बात करनी है, जो नॉन इनर्शियल में बैठा हुआ है, यहाँ पर नॉन इनर्शियल में बैठा हुआ है। मैंने बबलू से कहा, बबलू तुम्हारा एक्सेलरेशन किस तरफ है? बोला सर आगे की तरफ है, तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। बोला आगे की तरफ है। मैंने कहा तुम कौन सी बॉडी का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो? कह रहा है स्टोन का। मैंने पूछा क्या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है? बोला नहीं कर रहा है सर। मैंने कहा मैं एक बात बताऊं जिससे काम कर जाए? बोला बताइए सर। मैंने कहा बेटा एक नकली फोर्स लगा दें, एक झूठा फोर्स लगा दें, सूडो फिक्टिशियस, नकली, आभासी, काल्पनिक, इमेजिनरी फोर्स लगा दे। वो फोर्स किस तरफ हो? उसने कहा सर अच्छा किस पे लगाऊं? मैंने कहा जिसका मोशन ऑब्जर्व कर रहा है। उसने कहा अच्छा सर फोर्स है तो फोर्स की डायरेक्शन क्या रखूं? मैंने कहा बेटा जिस डायरेक्शन में तेरा एक्सेलरेशन है ना उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रख दे। जिस डायरेक्शन में बबलू तुम्हारा एक्सेलरेशन है ना उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे। अच्छा भाई। उसने कहा सर इसका सिंबल क्या लगाऊं? FP। मैंने कहा बेटा FP
FP ये लिखते चलो, या FPS कर दे, FPS कर दे, इससे पता चलता है ये सूडो फोर्स है। बोला ठीक है सर, लो सर मैंने लगा दिया, FPS लगा दिया, FPS लगा दिया मैंने, चलो अपोजिट डायरेक्शन लगा दिया। बबलू ने बोला सर ये तो बताओ फिर इसका मैग्नीट्यूड क्या लूँ मैं, कितना ये नकली फोर्स। उसने कहा सर क्या वाकई में ये फोर्स लगेगा? मैंने कहा नहीं बेटा लगेगा नहीं है, ये तो बस कैलकुलेशन के लिए लगा दे, कैलकुलेशन के लिए लगा दे, मान ले कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि मजबूरी है बेटा, तेरा एक्सेलरेशन है, वैसे तो ये काम ही नहीं कर सकता न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अगर ज़बरदस्ती कराना है तो फिर एक पीछे की तरफ एक फोर्स मान ले कि इस पर लगा हुआ है, तब लग जाएगा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, बबलू बोला सर ये तो बताओ फिर इस सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? भाई फोर्स तो एक वेक्टर होता है, अगर फोर्स वेक्टर होता है तो सर ये तो वेक्टर में तो डायरेक्शन भी बतानी होगी आपको, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी बताना होगा। तो मैंने कहा बेटा सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड बेटा तेरे को ये लेना है, मास ऑफ द बॉडी, जो जिस बॉडी के मास पर आप लगा रहे हो सूडो फोर्स, जिस बॉडी के मोशन को स्टडी कर रहे हो, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ, ध्यान से सुनेंगे भाई, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बहुत ही इजी चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये पढ़ाई हो रही है। अपनी क्लास के सभी स्टूडेंट्स को खास तौर पे इस लेक्चर को ज़रूर फॉरवर्ड करना कि ये देखो कितनी आसानी के साथ चीज़ें समझाई जा सकती हैं। दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो मास ऑफ बॉडी m थी, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप देखो एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस है 2 दिख रहा है आपको, ये 2 है। चलो भाई, अब मैंने कहा बेटा अब तुम लगा दो इसमें क्या कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, काम कर जाएगा। बोला अच्छा सर देखता हूँ। उसने कहा बेटा सर Fx देखते हैं कितना होगा। हम फोर्सेस में अक्सर ये क्या करते हैं कि एक तरफ, इस तरफ का फोर्स अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इस तरफ की क्वांटिटीज को नेगेटिव ले लेते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं n को पॉजिटिव लूँगा तो mg को माइनस में लूँगा, नेगेटिव ले लूँगा। मेरे दोस्त मेरा आपसे कहना भाई, हम आई कैप जे कैप में भी देखते हैं, मैंने आपको आई कैप जे कैप वगैरह कुछ मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाए थे। एक अगर यहाँ पे वेक्टर पॉजिटिव है, अपोजिट वेक्टर माइनस ही हो जाता था, ये पढ़ाया था। दोस्त अगर ये है तो मेरा आपसे ये कहना है कि Fx जो है अब इस केस में उल्टी डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ m इंटू 2, और जहाँ से देखें mx, इसकी भी वैल्यू आप देखें तो m इंटू एक्सेलरेशन कितना है -2। क्या बेटा आप देख रहे हो, अब दोनों बराबर हो गए हैं। अब Fax इक्वल टू mx हो गया है। तो 100 बातों की एक बात मैं बाद में क्लास में रटाता हूँ सारे बच्चों को, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे बच्चे नहीं हैं तो बच्चे उसका आंसर करते हैं। मैं पहली लाइन में बोलता हूँ फिजिकल क्लास में कि भाई क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ध्यान से सुनेंगे भाई, क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, चाहे तो इसे बाद में लिख भी लेना इंग्लिश में, ठीक है, क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लग सकता है? भाई सारे बच्चे कहते हैं नो सर। चलो भाई मैं अगली लाइन पूछता हूँ, तो बेटा जबरदस्ती, बिल्कुल पैड लाइन है, सेट लाइन है, मेरे जब से पढ़ा रहा हूँ यही लाइनें बोलवाता हूँ हर बच्चे को। तो बेटा जबरदस्ती न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बच्चा कहता है सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। सूडो फोर्स किस बॉडी पे लगाना पड़ता है? जिस बॉडी का मोशन स्टडी कर रहे हो उस पे लगाना पड़ता है। सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो हम ये डायरेक्शन लिख देते हैं यहाँ पर, सूडो फोर्स की डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस डायरेक्शन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उससे उल्टी डायरेक्शन में लगा दो। तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी नहीं हो सकता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्सेलरेशन से अलग भी हो जाती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। चलिए फिर हमने कहा सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो बच्चे सारे बोलते हैं मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और आगे भी 2-4 जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, तो मेरे दोस्तों मेरा कहना है मैं यही बातें रिपीट कराऊंगा आपको, ठीक है। ये होता है मेरे दोस्त। तो अब यहाँ से हम देखते हैं, हमने सूडो फोर्स का मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, लेकिन मेरे दोस्त ये एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, होती है ना भारत, आपको पता है बेटा जुगाड़ टेक्नोलॉजी,
ठीक है। नॉर्थ इंडिया में एक जुगाड़ नाम की चीज़ पाई जाती है। वो क्या होती है? तो जुगाड़ में क्या करते हैं कि वो जो जनरेटर ले लेते हैं, और हमारे यहाँ के, अच्छी बात है वैसे, वो जुगाड़ ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ के काफ़ी टैलेंटेड मैं कहूँगा मैकेनिक होते हैं, वो उसका ना एक चलती फिरती गाड़ी सी बना देते हैं उसको, उसमें लकड़ी वकड़ी का कुछ करा के आप उस पर देखिएगा, शायद आपको गूगल वगैरह कुछ मिल जाए। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी ये होती है कि जुगाड़ हमने कुछ कर लिया, तो बेटा ये जो सूडो फोर्स है ना, ये भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। हम किसी तरह से करा के ना नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी ऐसे लम्हे, ऐसे मौके, जबकि आप जो देखने वाला है, जो बॉडी के मोशन को देख रहा है, वो भी एक्सेलरेटेड है, उसमें भी एक्सेलरेशन है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। वो मेरे दोस्त, उस केस में भी हम जो हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा के, और हम जो हैं वो कर लेते हैं, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा के वेरियस जो है रिजल्ट निकाल लेते हैं, चाहे वो फोर्स निकलवा रहे हों, चाहे एक्सेलरेशन निकलवा रहे हों, चाहे कुछ और निकलवा रहे हों, वेलोसिटी निकलवा रहे हों, चाहे हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकलवा रहे हों। एक क्वेश्चन ये आ जाता है बच्चे के दिमाग में कि सर एक बात बताइए, दो बात बताइए। पहली बात तो क्या ये रियल फोर्स है? नहीं, ये एक रियल फोर्स नहीं है भैया, ये तो एक फर्जी फोर्स है। ये तो बस हमने mg यहाँ पे जो लग रहा था और n यहाँ पे लग रहा था, ये रियल फोर्सेस थे। नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो लगना ही नहीं था न्यूटन्स लॉ। अब ज़बरदस्ती लगा रहे हो तो एक नकली फोर्स मान ले रहे हो तो ये फोर्स जो है नकली फोर्स है, ये रियल फोर्स नहीं है। जब ये रियल फोर्स नहीं है ना, आपको याद हो हमने बात करी थी, हर फोर्स की एक एक्शन की एक रिएक्शन होती है, हर फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट। ये एक्चुअली फोर्स नहीं है तो इसका कोई रिएक्शन फोर्स नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस कॉम्पिटिशन्स के लिए। सूडो फोर्स का लाइन लिख लो, सूडो फोर्स डजंट हैव एनी रिएक्शन फोर्स बिकॉज इट इज़ नॉट ए रियल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। सूडो फोर्स किसने लगाया? किसी ने नहीं लगाया भाई, हर फोर्स कोई ना कोई लगाता है। ए बी पे लगाता है, हमने चर्चा करी थी, बी ए पे लगाता है। सूडो फोर्स किसने लगाया? इस बॉडी पर जब बबलू देख रहा था, ये किसने लगाया सूडो फोर्स? ये किसी ने लगाया, ये फोर्स ही नहीं है भैया, ये तो जुगाड़ है, मान लिया। लेकिन इस चमत्कार को करने से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी लगना शुरू हो जाता है। और एक और बात बच्चा ये पूछता है कि सर आपने ये बताया था कि एक आदमी रुका हुआ है, वो एक पत्थर को देख रहा है, वो अलग उसकी स्पीड बताएगा, वो उसका अलग एक्सेलरेशन बताएगा, 0 बताएगा। एक आदमी कार में चल रहा है, एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, वो उस पत्थर की अलग स्पीड बताएगा, अलग एक्सेलरेशन बताएगा। हमने ये चर्चा करी थी बेटा, बहुत ध्यान से सुनना कि भैया डिस्प्लेसमेंट, उसे ऐसे दिखा देता हूँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड कर रहे थे। हमने ये भी चर्चा करी थी मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं होगा कि रुका हुआ कोई आदमी है, नॉर्मल स्पीड्स पे मैं बात करता हूँ। अगर बहुत तेज़ स्पीड हो तब तो हम अलग वो हो गया, बट नॉर्मल स्पीड पे जब आप चलते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप जो हैं रुके हुए थे तो 50 किलो के थे, चलते थे तो 60 किलो के हो गए, मास बढ़ गया, मोटे हो गए, ऐसा तो नहीं आपको फील होगा। मेरा आपसे कहना है, ये तो हम चीज़ देख ली, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ये करता है। फोर्स के बारे में आपकी क्या, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ क्लास में बच्चों से कि फोर्स के बारे में आपकी क्या राय है, कि क्या फोर्स जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, ये बताइए। अब यहाँ बच्चे तो है नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अब तक का मेरा मन हो रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं कि करेगा। कैसे वो आंसर वो सोचते हैं F = ma, वो सोचते हैं F = ma, और F = ma से वो ये कहते हैं कि सर देखो मास तो कर नहीं रहा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बदल जाएगा तो उससे फोर्स भी बदल जाएगा। यहाँ पर ये बच्चे गलती कर देते हैं। मैं उन्हें बताता हूँ बेटा आपका आंसर ठीक नहीं है। करीब 80% बच्चा यही कहता है क्लास में कि सर सीधी सी बात है, आप कह रहे हो एक्सेलरेशन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग होगा, मास तो सेम ही होगा, तो फोर्स भी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग महसूस होगा। लेकिन बेटा मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे कि अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में कुछ रेफरेंस फ्रेम तो ऐसे हैं जिनमें ये वाला फॉर्मूला लागू ही नहीं होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे हम कहते हैं, उनमें तो बेटा ये फॉर्मूला लागू ही नहीं होगा। जब ये फॉर्मूला ही लागू नहीं होगा तो इसके आधार पर आप ये कैसे कह सकते हो, इसको यूज़ करके ये कैसे कह सकते हो कि अगर ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होगा। क्लियर है? अगर दोषी है तो मैं इसका एक बहुत जो है सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मुझे फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्जांपल से बहुत इजी बना के पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है।
मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि हमारा बबलू था। आपको पता है बबलू तो शैतान तो है ही। बस में यात्रा कर रहा था, पास में बैठी हुई थी एक कन्या। अब आपको पता है बबलू पर, ठीक है, बबलू की जो हरकतें थी उसको देखकर उस कन्या ने उसके पास आई और चट करके एक अच्छा था लड्डू उसके गाल पर रसीद करके दे दिया। ठीक है भाई, अब मेरा आपसे कहना है जब गाल पे उसके पड़ा तो फोर्स तो उसके लगा ही होगा ना, कुछ फोर्स लगा गाल पर। बस थी, एक्सेलरेटेड थी, बस में कुछ एक्सेलरेशन था। यह घटना सड़क पर खड़े हुए एक आदमी ने देखी, यह घटना बस के लोगों ने भी देखी। थप्पड़ पड़ा, जोर से पड़ा बबलू के गाल। ठीक है मेरे दोस्त, क्या ऐसा होगा कि बस के लोग ये कहें कि यार इस लड़की ने बबलू के गाल पर बहुत कम फोर्स लगाया, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया था, लेकिन सड़क पर खड़ा हुआ आदमी क्या नहीं यार ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया था, इसे तो ऐसी प्यार से छुआ है। ऐसा थोड़ी होगा। अगर बबलू के आंसू निकल आए थप्पड़ खा के तो भाई साहब बबलू को उतना ही फोर्स बस वाले लोग भी कहेंगे बहुत ज़बरदस्त फोर्स लगा, और सड़क वाले भी कहेंगे बहुत ज़बरदस्त फोर्स लगा, जबकि बबलू की बस एक्सेलरेटेड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसका मतलब फोर्स चाहे इनर्शियल फ्रेम से देखो, चाहे सड़क से देखो और चाहे बस से देखो, फोर्स दोनों केस में बराबर दिखाई दे रहा है। बबलू दोनों केस में रोता हुआ दिखाई दे रहा। ऐसा थोड़ी लगेगा कि बस में खड़े हुए चटाक से पड़ा और सड़क पे हाँ बबलू कह रहे वाह वाह बहुत अच्छा लगा, ऐसा थोड़ी होगा। इसका मतलब फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो लिख लो इसको, इस लाइन को लिख लो, फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आप देख रहे हो फिजिक्स इस तरह से पढ़ाने पर कितनी लड्डू की तरह आसान हो जाती है लड्डू की तरह। अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अब हम बेसिक थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे, फिर अगली क्लास में थोड़े और इसके हायर लेवल के एग्जांपल करेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा नंबर 1 फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। अलग अलग जगह से चीज़ों को देखने पर, ऑब्जर्व करने पर उन चीज़ों का जो मोशन है ना वो अलग अलग दिखाई देता है। कि एक जगह से हो सकता है उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कुछ और दिखाई दे, आप चल रहे हो तो उसकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन कुछ और दिखाई देगा। एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल जिसमें एक्सेलरेशन होता है, उसमें न्यूटन लॉ काम नहीं करता, ज़बरदस्ती करवाने के लिए सूडो फोर्स लगाते हैं। सूडो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसका मैग्नीट्यूड मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसको लगाने से अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम इस बेसिक जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास को खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम जेई और नीट लेवल तक जाएंगे, वहाँ तक के क्वेश्चंस करेंगे हम। मेरे दोस्त, मेरा आपसे कहना है, एक क्वेश्चन हम देखते हैं। लिफ्ट है एक, ठीक है भाई, एक लिफ्ट है बेटा। अगर एक लिफ्ट है और ये ऊपर जा रही है, मान लो एक्सेलरेशन ए नॉट से, ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। छोटा सा भी एग्जाम्पल कराऊंगा इसी का, और एक्सटेंड करूँगा इसी को आगे जाके अगली क्लास में। यहाँ पर एक हमारा बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है, बबलू को खड़ा कर देंगे हम। बबलू बेचारा बड़ा परेशान है। बबलू कह रहा है सर आप मजाक उड़वा दे तो सब लोगों के सामने हैं। बबलू कोई बात नहीं बेटा, होता है, कभी कभी होता है, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं जब फिजिकल क्लास पढ़ाता था ना बड़ा, अब तो खैर तो फिजिकल क्लास में 1-2-3 बच्चे ऐसे रहते थे जिनसे मैं इस तरह का मजाक किया करता था। क्लास बहुत लाइवली हो जाती थी। अब मैं ऑनलाइन में आया तो कोई बच्चा ही नहीं था मजाक करने को, तो हमने कहा चलो एक मान लेते हैं कि हाँ बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, चलो उससे हंसी मजाक कर लिया करेंगे। तो लिफ्ट एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, इस आदमी का मास m है, इस आदमी का मास m है, और यहाँ पर एक और व्यक्ति है, ये ऑब्जर्वर है। ये व्यक्ति ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये आदमी लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ये आदमी भी तो ऊपर जा रहा होगा ए नॉट एक्सेलरेशन से। इस आदमी का एक्सेलरेशन कितना है? ए नॉट ऊपर की तरफ। अगर इस आदमी में एक्सेलरेशन है तो ये जो कुछ भी ऑब्जर्व करेगा ये एज ए फ्रेम ऑफ, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह करेगा या नॉन इनर्शियल की तरह करेगा? इसमें एक्सेलरेशन है इसलिए नॉन इनर्शियल की तरह करेगा, नॉन इनर्शियल की तरह करेगा, ठीक है। ये पर्सन 1 है, ये पर्सन 2 है। क्वेश्चन कहता है फाइंड
द नॉर्मल रिएक्शन क्वेश्चन कहता है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन, ऐसा करें आदमी हटा दें, चलो एक मास रख देते हैं, ठीक है, ऑन मास m कर देते हैं। ये मास m है भाई यार, सही से साफ साफ बन जा भैया फोटो, यू लो भैया मास m है, ठीक है। चलो दोस्त ये है, तो कहता है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन मास m एज ऑब्जर्व्ड बाई द पर्सन इन लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर जो आदमी है उसमें कितना एक्सेलरेशन इसका, इस कितना नॉर्मल रिएक्शन इसका मेजर किया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका फिर बॉडी डायग्राम बनाते हैं मास m का। बेटा नीचे की तरफ mg, ये mg लिफ्ट से क्या कह रहा है, लिफ्ट मुझे तोड़ के नीचे चले जाने, तो लिफ्ट कहेगी नहीं हम तुम पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है मेरे दोस्त। क्या मैं अब इस केस में इसी तौर पर क्या मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकता हूँ? फिर से वही कहानी रिपीट कर रहा हूँ। बबलू, ये जो हमारा बबलू है, क्या ये कौन सा इनर्शियल फ्रेम है, क्या कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल के नॉन इनर्शियल? बच्चा कहता है नॉन इनर्शियल। क्या नॉन इनर्शियल में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाए जा सकते हैं? नहीं। जबरदस्ती लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? सूडो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब मुझे नीचे की तरफ एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, FPS। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड मास ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का मास m है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस E0। इस आदमी को अब ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाने के लिए मामला तैयार हो गया। इस आदमी को इस मास की, ध्यान से सुनिएगा, इस आदमी को इस मास की वेलोसिटी क्या दिखाई दे रही होगी? अरे ये भी लिफ्ट में है, ये आदमी भी लिफ्ट में है, और ये पत्थर भी लिफ्ट में है, ये मास भी लिफ्ट में है, इसको वेलोसिटी 0 दिखाई दे रही होगी। इस आदमी को इसकी वेलोसिटी 0 दिखाई दे रही होगी, तो इसका एक्सेलरेशन कितना दिखाई दे रहा होगा? 0 दिखाई दे रहा होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ F नेट, अब तो लगा सकता हूँ ना, x डायरेक्शन में इक्वल टू MAX, y डायरेक्शन में, ये तो y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है मेरे दोस्त, ये तो 0 हो गया, क्योंकि इस आदमी को ऑब्जर्वर अब ये है, इसको इसकी स्पीड 0 दिखाई दे रही है, तो एक्सेलरेशन भी 0 दिखाई देगा। नेट फोर्स भी अब 0 होना चाहिए, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, ऊपर का फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे का फोर्स। ऊपर का फोर्स है N, दैट इज इक्वल टू नीचे का फोर्स mg, प्लस एक नीचे और फोर्स है MA0। तो यहाँ से N को मैं निकालूंगा, M बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा G प्लस A0, तो यहाँ से N निकल कर आएगा। आप में बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यार ऐसे केसेस में तो N इक्वल टू mg आया करता था। नहीं, N इक्वल टू mg तब आता था जब हम बॉडी अर्थ पर रहा करती थी, अर्थ पे होती थी, लिफ्ट में नहीं, लिफ्ट तो ऊपर की तरफ जा रही है। इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा कि लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेशन जा रही हो, नीचे से जा रही हो, क्या होता है, लोगों का अगर वजन है, वेट है, तो वो वेट जो है लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने में किस तरह चेंज होता है, वेइंग मशीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। सूडो फोर्स से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एज वेल एज स्कूल एग्जाम के लिए भी। लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस धारावाहिक के अगले एपिसोड का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आज का एपिसोड बस यहीं तक, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो देखते रहिए हमारे चैनल, ऐप पर देख रहे हैं तो देखते रहिए हमारी ऐप। असाइनमेंट लेकिन ज़रूर करें आप, असाइनमेंट ज़रूर करें आप। हालांकि आज मैंने बेसिक्स कराए हैं तो असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ कवर करने को नहीं होगा मेरे दोस्त। मेरा आपसे कहना है, और हो सकता है कि हम बाद में ये डिसाइड करें कि इसका असाइनमेंट हम कंबाइंड ही देंगे, हो सकता है इस वीडियो के लिए हम कोई असाइनमेंट ना दें या बहुत छोटा सा असाइनमेंट दें। मेरे दोस्त हमारा आपसे कहना है, अगर YouTube पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, वही कहानी, ठीक है अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें कि देखो ये नया तरीका है चीज़ों को समझने का, इतनी आसानी के साथ, इतने लूसिड वे में, इतनी आसान और जो है समझने लायक वे में भी पढ़ाया जा सकता है, इतने जॉयफुल तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ साथ असाइनमेंट अगर हमने दिया है तो उसको डाउनलोड ज़रूर करें, उसे आप वो ज़रूर करें, क्या कहते हैं, ट्राई ज़रूर करें। ऐप हमारी है, ऐप पर आप परचेज़ भी कर सकते हैं, हमारा सब्सक्रिप्शन भी आप परचेज़ कर सकते हो। तो जाइए वहाँ पर देखिए कि सब्सक्रिप्शन जो है
उसमें आपको एक्स्ट्रा क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी आप एक बार देखिए। हालांकि ऐप में इनिशियली हम आपको फ्री में कुछ चीज़ें देते हैं, वो भी आप देखिए। ऐप फ्री में आप कुछ फ्री वाली चीज़ें यूज़ करेंगे तो उस पर आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। दोस्तों हमारा कहना है अब तक के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।